नमस्कार दर्शकों। आने वाले वीडियो में आपको मेरी आवाज़ में ज़रा सी खरखराहट सुनाई देगी, कुछ आवाज़ में कमी है। और विवेक जी की आवाज़ काफ़ी बेहतर है। तो मेन बात उन्होंने की है चूँकि और बजट पर बात है, तो कृपया यह वीडियो पूरा देखें, यह रिक्वेस्ट है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। धन्यवाद। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ है श्री विवेक कुमार जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको और आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। दर्शकों, गुड इवनिंग विवेक जी। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, विवेक जी हैज बीन इनटू इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सेक्टर फॉर मोर देन 20 इयर्स। 20 साल का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, जो लोग अपनी बेसिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और पहले जो आदमी इनकम टैक्स भरता था तो वो पूछता था कि कहाँ पर कितना पैसा डाल दें तो कितनी टैक्स सेविंग कर लें। उसके अलावा उस सबकी नॉलेज तो रखते हैं, साथ में कई लोग अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि किन इनकम को हम कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें तो हमें रिटर्न्स मिलेंगे और किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, किए जाते हैं। उसमें विवेक जी का अच्छा खासा रोल है। लखनऊ में काफी अच्छे लेवल पे अच्छे लोगों के साथ ये कार्य करते हैं। और लीगल और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में विवेक जी का दखल है और बहुत पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो हम विवेक जी को इसलिए लेके आए दर्शकों, क्योंकि अक्सर हम आपसे ये बात कहते हैं कि जिस फील्ड का जो आदमी जानकार है उससे ही बात करना जरूरी है। हर फील्ड की जानकारी सबको नहीं होती है। तो चूंकि बजट आया है और हम ये चाहेंगे कि विवेक जी जो है लगातार फाइनेंशियल सेक्टर्स को लेके और एंटरप्रेन्योर्स के जो एक सेक्टर है भारत में जो ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से, और भारत सरकार के किन पॉलिसीज के माध्यम से भारत का व्यापार वर्ग जो है किस तरीके से बढ़ रहा है, उस पर हम विवेक जी के साथ लगातार बात करें। पहली बात बजट की। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं विवेक जी की, जो मिडिल क्लास को एक कहा जा रहा है कि राहत मिली है, 12,75,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं है, एक बड़ी न्यूज है। इसमें इसके नेटिविटीज क्या है, इसके जैसे हर जगह तो ये बात हेडलाइन की तरीके से बता दी गई है, पर इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग यदि आप हमें दे सकें, पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है और कैसे बेहतर है बदतर है क्या। जी विवेक जी। संदीप जी, देखिए, जो हमारे पास टैक्सेशन में दो तरह के हमारे पास रिजीम थे। एक ओल्ड टैक्स रिजीम था, एक न्यू टैक्स रिजीम था। ओल्ड टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिलते थे, सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, जिसमें तरह तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते थे। LIC लोग लेते थे, ELSS लेते थे, PPF में जाता था पैसा, होम लोन का इंटरेस्ट होता था जो कि नॉन टैक्सेबल होता था। तो इसके थ्रू कुछ डिडक्शंस मिलते थे। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक नया रेजिम पास किया, वो था न्यू रेजिम। न्यू रेजिम में उस चीज का बेनिफिट दिया गया, उसको सिंप्लीफाई किया गया, बिकॉज एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। ओल्ड टैक्स रेजिम में कहाँ पे क्या डिडक्शन मिलने हैं, क्या रिबेट मिलनी है, उसको बहुत कुछ सिंप्लीफाई करके न्यू टैक्स रेजिम जो है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने पेश किया, जिसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिला। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास एक ओवरऑल एक जिसको मैं कह सकता हूं कि हर बार ये बात होती थी या कहा जाता था कि सब कुछ जो है अपर क्लास को मिल रहा है या सोशलिस्ट तरीके से लोअर क्लास को मिल रहा है और मिडिल क्लास को छोड़ दिया जाता था। तो मिडिल क्लास के ऊपर एक टैक्स का बोझ था और एक फोर्स सेविंग का बोझ था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से इस बार, क्योंकि लास्ट मैं कहूंगा सिर्फ 15-20 मिनट के बजट भाषण में सीतारमन जी ने जो क्लोज किया और वो हाईलाइट बन गया कि मिडिल क्लास जो कि कम से कम 4 से 8% हमारी 140 करोड़ की जनता का एक हिस्सा है। और एक एनुअलाइज्ड अगर मैं फैमिली की बात करूं तो 2 से 3 लोग एक फैमिली में इसका बेनिफिट लेते हैं। उसको उन्होंने पूरा 12 लाख में 75,000 जो आपने बात कही, वो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा जो सैलरीड एम्प्लॉइज है। लेकिन 12 लाख तक की जिसकी भी इनकम है, चाहे वो सैलरीड है चाहे वो बिजनेस इनकम है, ये पूरा का पूरा पैसा उसके हाथ में अब नॉन टैक्सेबल आएगा, जिससे करीब करीब 80,000 पर पर्सन की एक सेविंग होगी, जो कि इन टोटालिटी 1 लाख करोड़ के आसपास की हमारी सरकार को एक कंजम्पशन में बेनिफिट मिलेगा। अब यहां पे हम ये एक बात सोच रहे हैं और एक बहुत ज्यादा बात हो रही थी, मैं इसको एक लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा
कि पिछले 3-4 दिन में सोशल मीडिया पे हर जगह ये आ रहा है, कुछ पार्टीज, कुछ इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई 12 लाख रुपए जो है, बहुत अच्छी बात है, टैक्स बचेगा 12 लाख रुपए तक के इनकम पे, बट ये कमाना कैसे है? और दूसरा कि ये ज्यादातर वो लोग कर रहे हैं जिनकी खुद की इनकम अभी 4 से 5 लाख रुपए सालाना है। लेकिन सर मैं इसको ये कहूंगा सर कि ये 4 से 5 लाख रुपए सालाना ही वो एस्पिरेशनल क्लास है जिसके लिए किया गया है। क्योंकि जब ये पैसा ओवरऑल इकोनॉमी में जाएगा, एक नए तरीके की डेवलपमेंट इकोनॉमी बनेगी, जो कंजम्पशन, जहां पे हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में थोड़ी सी रुकावट आई थी, बहुत तेज इकोनॉमी नहीं भाग रही थी, क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से ग्रोथ इकोनॉमी की तरह चल रहे थे। और जैसे कि क्योंकि ये तीसरा मोदी जी कहूं या एनडीए 3.0 का पहला फुल बजट है, बिकॉज लास्ट ईयर इलेक्शन से तो फुल बजट नहीं हुआ था, और निर्मला जी का एक आत्मनिर्भर भारत या अमृत काल के कंटिन्यूटी में एक बजट है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से जो रिप्रेजेंट किया गया है कि ये बजट इंजन ऑफ डेवलपमेंट की तरह है, विच इज रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। कि पहले हमने रिफॉर्म किया, फिर हमने परफॉर्म किया, और ये एक सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि अब हम वो पैसा आपको खर्च करने के लिए दे रहे हैं। अगर एक हाउस होल्ड में, जिसकी बड़े आराम से एक बात की जाती है कि 80,000 रुपए बच रहा है, लेकिन आज किसी भी अर्बन क्षेत्र में आप जाएंगे, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, यूपी में लखनऊ की बात करूं, या बड़े शहरों में इंदौर की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, आज एक अर्निंग मेंबर नहीं है सर, 3 से 4 या 2 से 3 तो अर्निंग मेंबर है ही है। और अगर उनकी इनकम 12 लाख से कम है, तो एक साल में 2 से 3 लाख रुपया उनके हाथ में बच रहा है, जिसपे कोई भी फोर्स नहीं है कि उनको ये खर्च करना। वो चाहे इसे सेव करें या वो इसे खर्च करें। खर्च करेंगे तो आज वो अपनी एस्पिरेशनल नीड पूरी कर सकते हैं। किसी को कोई टैब चाहिए, किसी को कहीं अच्छी स्कूल में पढ़ाना है। हाँ, यहां पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि इससे सिर्फ जो है लोग खाएंगे पिएंगे, जोमेटो, स्विगी, या लोग अपने जो है वो स्टेपल्स जिसको हम कहते हैं कि नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम में खर्च करेंगे। क्रेडिट कार्ड के लेकिन बिल चुका देंगे। हाँ जी, जी सर, क्रेडिट कार्ड के बिल चुका देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। आपकी इस बात से मैं 110% इत्तेफाक रखता हूं सर, कि मैं यही कहूंगा सबसे पहले उनको यही करना चाहिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो, अगर आप रिवॉल्विंग क्रेडिट में फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले आप इससे जो है अपने कार्ड के बिल चुकाइए। और कहीं ना कहीं सर ये इकोनॉमी को बूस्ट देगा, हमारी जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको बूस्ट देगा। हमारी जो कहीं ना कहीं अगर कोई एनपीए, जो आरबीआई को काफी समय से कंसर्न रहा है कि थोड़ा सा अनसिक्योर्ड लोन्स पे एनपीए बढ़ रहा है, इसको भी ये बूस्ट देगा। और अगर जिस आदमी की आज एक नीड है कि उसको मोटरसाइकिल चाहिए, ये उसको एक हेल्प करेगा कि अब वो इजिली ईएमआई पे ऑफ कर पाएगा। या जिसकी नीड है उसको एक स्मॉल कार चाहिए। हाँ, बस मैं इतना जरूर यहाँ पे आपके दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा सिन सेक्टर्स पे इसको ना यूज करें, कि आप इसको गैम्बलिंग में यूज कर रहे हैं या आप इसको सिगरेट्स में यूज कर रहे हैं। वैसे देखिए कंजम्पशन है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज एज पर योर चॉइस, यू आर फ्री टू डू इट, बट अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू गिव अ ग्रेट लेवरेज टू द इकोनॉमी। जी, जो कि आप कुछ कहना चाहिए? मैं एक सवाल कह रहा था। जैसे क्या होता है कि आपने कहा कि जो लोग अपनी इनकम, कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो अपनी जितना इनकम दिखाना चाहते हैं उतनी इनकम दिखाते हैं। कई लोग जो अपनी कंपनी से ही सैलरीज विड्रॉ करते हैं, तो अपनी पर्सनल आईटीआर जो है पहले कम रखते थे, अभी वो बढ़ाएंगे। भाई 12 लाख तक नहीं जा रहा, तो या अपना देखेंगे कि वो कितना टैक्स पे करके किस ब्रैकेट में जाना चाहते हैं। सेल्फ वर्थ भी बढ़ती है। ठीक है, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख की सैलरी दिखा रहे हैं अपनी। और भी इस तरीके से कई लोग हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग जो सैलरी पाते हैं वही दिखती है। कई लोग खुद को ही सैलरी देते हैं अपनी कंपनीज, अपनी फर्म या सेल्फ एम्प्लॉयड होने के माध्यम से। तो एक आईटीआर वैल्यूएशन में, जैसे ठीक है कई लोग इस चक्कर से आईटीआर तो भर रहे हैं ना, आईटीआर तो अभी भी भरेंगे, टैक्स नहीं देंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आईटीआर तो भरेंगे। तो उनकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ती है। तो उनकी सेल्फ वर्थ जब बैंकों की नजर में बढ़ती है, तो उनको और ज्यादा लोन लेने के लिए उनकी क्षमता बढ़ जाती है। और भाई ठीक है, हम कितनी बार भी कहें, पर लोगों को घर लेना है, गाड़ियां लेनी है, बहुत सारी चीजें। तो सडनली उनको उनकी जब लोन लेने की क्षमता बढ़ती है उनके आईटीआर के बेसिस पे, तो वो बेहतर गाड़ियां, बड़े और बड़े घर, या इस तरीके से ट्रेवल में आजकल ईएमआई हो गया है बहुत सारा, तो उनका कंजम्पशन इस तरीके से भी बढ़े। मतलब नाक को सीधे पकड़ के नहीं कि पैसा जेब में आ गया आपने बिल चुका दिया,
इंस्टेड ऑफ दैट अपनी वर्थ बढ़ी, कहीं और से हमको मतलब हमको आईटीआर में हमको टैक्स में बेनिफिट मिला, हमने उससे अपनी आईटीआर से वर्थ बढ़ा ली और अपना और लोन ले लिया। यह भी हो सकता है, ये इसका एक इंटेंजिबल डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे आईटीआर में, और वैसे भी हमने पिछली बार जो देखा है कि हमने एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट कर रहे हैं कि हर साल जो टैक्स आईटीआर भरने की जो लोगों की इच्छा है वो बढ़, एक इनकम टैक्स बिल भी जो है पारित करने के लिए प्रपोज किया है, तो उसके आने से भी और ज्यादा जो है डायरेक्ट टैक्सेस में इफेक्ट आएगा। उसमें टीडीएस जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी सीनियर सिटीजन के लिए पहले जो प्रपोज था वो 50,000 रुपए टीडीएस था, इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपए टीडीएस था। इस साल से वो 1 लाख पे हो गया, तो अब 1 लाख तक सीनियर सिटीजन का कोई टीडीएस भी नहीं कटेगा। तो आप ये समझिए कि एक तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपको टैक्सेशन में बेनिफिट है। सिंप्लिसिटी ऑफ फाइलिंग आईटीआर जो आपने भी एक जिक्र किया कि सबसे अच्छी चीज जो हुई है वो ये हुई है कि आप अपनी इनकम शो कर सकते हो। सर मैं देखिए, मैं बहुत ज्यादा तो इस बारे में नहीं कहूंगा कि कौन शो कर रहा था कौन नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वो शो करेगा भी तो भी वो बेनिफिट में है, और अगर वो स्पेंड कर रहा है तो भी बेनिफिट में है। और अगर उसी आईटीआर को शो करके उसको एक और बेनिफिट मिल रहा है, उसको रीपेमेंट के लिए भी उसके हाथ में ही गेट्स बेटर मनी, ही इज नॉट टू डू कि एक वो प्रेशर। जैसे अगर मैं बहुत सिंपल बात करूं, अगर हम थोड़ा पीछे चले सर, कुछ दर्शक आपके जो है मुझसे रिलेट कर पाएंगे, और अगर खासकर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, तो फरवरी मार्च का एक महीना होता था जिसमें बहुत प्रेशर रहता था कि अब क्या है जी, टैक्स पे करना है, सैलरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि टैक्स कटना ही कटना है। हम सबके फादर्स ने और मदर्स ने या परिवार में ये चीज फेस करी है कि हम लोग ये सोचते थे कि नहीं कर, अब क्या होगा जी। कई बार तो हमें लगता था कि शायद मार्च में सैलरी नहीं आती है क्योंकि टैक्स पे करना। तो ये बहुत प्रेशर था, और उस प्रेशर को बचाने के लिए लोगों को जबरदस्ती इंश्योरेंस का मिससेल हुआ है, बहुत तरीके के गलत प्रोडक्ट बेच दिए गए हैं, लोगों को धमका धमका के उनसे टैक्स लिया जा रहा था कि आपको करना पड़ेगा टैक्स बचाने के लिए। उस चीज से भी एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है इस बार इस चीज से मिला है कि you have that choice in your hand. It is not about the compulsion. You have that choice, whatever you want to do with the money. You want to. अभी आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया ट्रैवल का सर। सर ट्रैवल पे भी एक बहुत बड़ा फोकस है, और खासकर हमें ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री और गडकरी जी भी मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैवल पे फोकस कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा आपका कुछ बातचीत फार्मा से भी रिलेटेड है, तो मेडिकल टूरिज्म को बहुत बड़ा प्रमोशन मिल रहा है कि इस बार के बजट से मेडिकल टूरिज्म विल बी इन ग्रेट फोकस। एंड होटल इंडस्ट्री एक एक बिल्कुल रिवाइवल है सर, जो कोविड के टाइम पे वो चली गई और फिर एक लोगों ने कहा रिवेंज टूरिज्म आया है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आके आज इलाज कराए। वी आर नंबर 1, हम पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं फार्मेसी में, वी आर बीन इनटू द टॉप लीग। तो आज की डेट में, और ये हमने साबित भी कर दिया कोवैक्सीन जैसी एक व्हाट शुड आई से लाइफ सेविंग वैक्सीन बना के दुनिया को दे के, जहां पे की मार मची हुई थी, डेवलप्ड कंट्रीज उसको अपने मनमाने दामों पे बेच रही थी, हमने वो चीज साबित भी कर दी। और आज की डेट में इसको ट्रैवल टूरिज्म इतना बड़ा स्कोप है जो कि हमारे जीडीपी को बहुत बड़ा पुश देगा। और मैं एक किसी अपने चैनल पे सुन भी रहा था और हमारा आपका डिस्कशन भी हुआ था कि भाई अब मजा ये है कि लोग बाहर ना जाके अगर इंडिया में ही प्रयागराज और अयोध्या देखना चाह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अगेन देयर इज अ ट्रैवल का बहुत बहुत अच्छा स्कोप है। जी, इतनी भीड़ आज हम प्रयागराज में देख रहे हैं या अयोध्या में रही, और भी इसी तरीके से, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, इसको इसको बहुत बड़ा पुश मिलेगा। जी। सर आपने ये बात की कि हमने कोवैक्सीन बनाया, तो कोवैक्सीन बनाने वाले आईसीएमआर के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। और एक वो स्टोरी है, एक स्टोरी पहले एक टेस्ट ट्यूब बेबी के जो जनक थे भारत में, उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी क्योंकि भारत सरकार या वेस्ट बंगाल सरकार से उनको रत्ती भर भी सपोर्ट नहीं मिला, और वो समहाउ मतलब वो डिस्परेशन में या उस तरीके से फिर ये भी कहा। तो कौन सा माहौल मिलता है किस प्रकार के लोगों को कार्य करने के लिए? एक तो ये बड़ा जरूरी है, मुझे लगता है इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्टिव लोग
सोचने वाले लोग, करने वाले लोग आगे बढ़े, वो करके दिखाएं, उनको वैसा माहौल मिलता है। अमेरिका में यही माहौल 1900 और 1800 के दशक में दिया गया, तो थॉमस अल्वा एडिसन अपनी कंपनी जीई बनाते हैं, फोर्ड अपनी कंपनी फोर्ड बनाते हैं, हेनरी फोर्ड, इस तरीके से बहुत सारे। यहाँ पे खैर दूसरा, सर प्रयागराज होके आया हूँ, कौन से प्रदेश की गाड़ी वहां नहीं थी? लोग गाड़ियों से आए, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, एपी नंबर, यूके नंबर, मतलब यू नेम, बिहार, एमपी, सारी जगह की गाड़ियां वहां पे आई हुई थी। तो लोग सड़कों से ही तो आ रहे हैं, सड़कें अच्छी हैं तो आ रहे हैं, डाइवर्जन भी हो रहा है, तो गांव देहात से भी निकल रहे हैं, सड़कें अच्छी। खैर सर, ये तो हो गया हमारा एक जो सबसे हेडलाइन वर्दी बजट का निकला, वो था टैक्स बेनिफिट, टैक्स स्लैब में रिलीज रिलीज। पर मोदी जी का एक ये रहता है मेक इन इंडिया, और मैन्युफैक्चरिंग में और ओनरशिप में, और कंपनीज अपनी ओनरशिप करें, और पीएलआई स्कीम्स के माध्यम से दवाओं की जो वो होती है आपकी रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको एपीआई कहते हैं, या सेमीकंडक्टर में काम करें कंपनीज, हमारी अपनी कंपनीज हो जो आगे बढ़े करें, तो इन भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए क्या भी कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, कुछ सहूलियतें दी गई हैं? संदीप जी, इस विषय में थोड़े से कुछ लोग नाराज भी हैं कि उस तरीके से, जिस तरीके से हर साल बजट में कैपेसिटी एक्सपेंशन को, पीएलआई स्कीम्स को प्रमोट किया जा रहा था, इतना इस साल नहीं किया गया। बट एक बात हमें समझनी पड़ेगी सर, बजट इज जस्ट अ वे जैसे हमें देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम बार बार उस चीज पर नहीं, और हमने एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो बना दिया है। अगर मैं आज आपकी बात से ही आगे बढ़ूं कि बहुत बड़ा सेक्टर था जिसके एक टाइम पे वी वर वन ऑफ द लीडर्स, दैट वाज टेक्सटाइल, कॉटन, लेदर एंड फुटवियर को अगर मैं उसमें जोड़ूं तो बहुत बड़ा एक सेटअप हमारा चलता था जिसपे हमारा फोकस था। लेकिन क्योंकि लेबर इंटेंसिव था और धीरे धीरे उसको दूसरी कंट्रीज ने, इनफैक्ट चाइना एंड बांग्लादेश ने हमसे बहुत अच्छा काम कर दिया और वो उस पर पाइनियर हो गए। इस बार के बजट में मेन फोकस उस पर किया गया और कई तरीके की स्कीम्स उसके लिए लाई गई हैं कि ये 3 सेक्टर्स, फुटवेयर में, लेदर में और टेक्सटाइल्स में, जो कि लेबर इंटेंसिव है, इस पे डायरेक्ट जो है एक लेबर को फायदा होता है, जो कि अगेन मैं फिर कनेक्ट करना चाहूंगा जो जनधन और डायरेक्ट टू बैंक बेनिफिट्स थे, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक उसको बेनिफिट मिलेगा, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों के थ्रू काम होगा। एंड बिना, अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हर तरीके से होगा, बट इस बार हमने अलग से उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा है, बिकॉज ऑलरेडी हम उस चीज पर वर्क कर रहे हैं पिछले 2 से 3 साल। तो जो हम ये बात कर रहे थे कि टेक्सटाइल, फुटवेयर और वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी जिसको अब बहुत हद तक प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज एक, फिर अगेन आई विल गो टू द बैकग्राउंड कि जहां से हम चल रहे हैं कि एक जनधन किया हमने, एक हमने लोअर क्लास को डीबीटी ट्रांसफर करने शुरू करे कि दे शुड गेट अ डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो उनके। और इसी स्कोप में ये है कि ये वो इंडस्ट्रीज थी जिसमें एक टाइम पर पायनियर थे, बट आज की डेट में हम कहीं ना कहीं पीछे हो गए बिकॉज ऑफ चाइना एंड बांग्लादेश। तो एक कॉम्पिटिटिव एज हमें यहां से मिलेगा। इसी में सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो एलोकेट की जा रही हैं। इनफैक्ट बिहार में और उड़ीसा जैसे प्रदेशों को अलग से काफी सारा स्कोप दिया गया है। एक मखाना कमेटी वहां बनाई जा रही है कि वो पूरा देखेंगे, जितना 90% वर्ल्ड का मखाना यहां से सप्लाई होता है और उसका प्रॉपर चैनलिंग नहीं है। तो इस तरीके के अगर हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आज एक कॉमन मैन को मिलेगा, जो कि अभी तक ये होता था भाई आप बजट दोगे, एलोकेशन करोगे, बड़ी इंडस्ट्रीज को मिलेगा। आपने वो किया, आपने आज एक बहुत बड़ा सेटअप क्रिएट किया सर। आपने पीएलआई दिया, आपने पीएलआई दिया, कई सारी कंपनीज, एप्पल जैसी कंपनी आज मेड इन इंडिया कर रही है। मेड इन इंडिया में एप्पल के आईफोन्स बन रहे हैं, लेकिन वो खरीदेगा कौन? जब उसके हाथ में पैसा होगा। तो अल्टीमेटली द मनी इज रोटेटिंग, वो वहां से निकल के आज भी अगर वो साइकिल चलेगी, अगर पीएलआई हम ऑटो एंसिलरी में दे रहे हैं तो ऑटो एंसिलरी बन रही है, बट वो ऑटो खरीदेगा कौन? वो फिर से वो गाड़ियां कौन खरीदेगा? इस वजह से जो है इस बजट का स्कोप सारा ये है कि द कंजम्पशन इज द थीम, कि हमें किसी भी तरीके से
सबसे पहले वो पैसा हाथ में देके उसे वापस इकोनॉमी में रोटेट करना। और ये ऐसा जी। तो नहीं है सर कि ये लास्ट बजट है इसके बाद दोबारा नहीं आएगा, ये कंटिन्यूटी है, ये चलता रहेगा, दिस इज अ पाथ। जी जी इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा संदीप जी कि अगर मैं और आप अपने थोड़े बचपन में जाते हैं तो टॉयज होते थे सर, और वो सारे टॉयज इंडिया में बनते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने कुछ ऐसी आदत डाल ली है कि हम सारा सामान जो है चाइना से खरीदते हैं। तो सर, इस ये बार 2004 से 2014 के बीच में बहुत बिल्कुल सर, ज्यादा वो हुआ जो भी रहा, है। बिल्कुल सर वो रहा है। और इसी वजह से इस बार सबसे बड़ा एक जो आफ्टर, अगर मैं न्यूज मेकिंग कहूं कि टैक्सेशन के टॉपिक को छोड़ के अगर किसी की बात हुई है तो वो टॉय इंडस्ट्री पे हुई है। बहुत बड़ा एक आवंटन जो है सिर्फ टॉयज इंडस्ट्री के लिए किया गया है कि वो अब खिलौने यहां बने और हम उसे एक्सपोर्ट करें। और यहाँ का बच्चा जो हमारा खुद का कंजम्पशन है, सिर्फ जरूरी नहीं है सर कि हमें वो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करने हैं, बच्चों को भी बहुत सारे टॉयज है, एजुकेशनल टॉयज है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा, अटल थिंकिंग टैंक लेबोरेटरीज करके एक प्रोविजन निकाला गया है विच इज ATL जिसके शॉर्ट फॉर्म में है। चाइना ने सर ये किया कि उन्होंने बड़े दूर दूर स्कूल बनाए और उसमें बहुत सारे लैब्स बनाए। हमारे यहाँ पे सरकारों ने सोचा कि हम बहुत छोटे छोटे स्कूल बनाएंगे और कम कम डिस्टेंसेस पे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा उसमें डिफरेंस ये हो गया कि उन्होंने टेक्नोलॉजी और जिसको कहते हैं एजुकेशन सिस्टम में बहुत रिफॉर्म कर दिया। हम उसमें थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन इस बार हम उसको जो है पूरा कर लेंगे, क्योंकि जब बच्चों को वहीं पे they'll get a lot of facility to do some kind of an experiments, some kind of a thing, and this is I'm talking about government schools। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर करीब 50,000 ATL लगने का प्रोविजन है, प्लस सारे स्कूल्स में ब्रॉडबैंड लगेगा। तो अब उस डिस्टेंस को हम जो कवर करेंगे वो यहां से करेंगे, प्लस कई सारी बुक्स हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं इन स्कूल्स में, उसको डिजिटलाइज करके प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरीके से जब आप पूरी एक सोच के साथ चल रहे हैं तो कल का अमृतकाल क्या होगा मुझे नहीं पता, बट बहुत जल्दी भविष्य बहुत सुनहरा होगा। वेरी नाइस, जो बहुत नेक्स्ट बढ़िया बात की। जनरेशन और आपने, मुझे याद है कि जो अभी इस समय इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं, प्लस मोदी जी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में वन ऑफ द प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट है संजीव सान्याल जी। सो हिस्ट्री पे भी इनका काम है, दर्शकों आप उनको यूट्यूब पे भी सर्च करें, बहुत कमाल के आदमी। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, कोविड के समय में उन्हीं लोग की पॉलिसीज थी। वो बार बार कहते थे कि वर्ल्ड ओवर ये लगता था कि कोविड के बाद जब इकोनॉमी चलाने की बात है तो जनता में पैसे बांट दो, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, तो डिमांड अपने आप। उन्होंने हमेशा उस समय ये कहा, कोविड के समय, कोरोना काल के समय, कि प्रॉब्लम कंजम्पशन साइड की नहीं थी, प्रॉब्लम डिमांड सॉरी सप्लाई साइड की थी, डिमांड साइड की नहीं थी। तो उस समय सरकार ने सप्लाई साइड पर काम किया, PLI स्कीम्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, अब सप्लाई वाला प्रक्रिया चालू करो। और अब जब सप्लाई वाली सिस्टम्स को थोड़ा दुरुस्त कर लिया गया है, तब आप जैसा बता रहे हैं कि कंजम्पशन साइड पर अब काम किया जा रहा है 4 साल 5 साल बाद। बहुत बड़ी बात आपने कही कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, भारत का आदमी खरीदेगा कैसे? उसके पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, उसकी कमाई के साधन होने चाहिए, वो खुल के खरीद सके, इसलिए उसका आइडिया अच्छा होना चाहिए, वो सब चीजें होनी चाहिए। और बाकी रही बात कि इनकम टैक्स में जो उन्होंने छूट दी है या जिस प्रकार से दिया, उसकी भरपाई वो जीएसटी से सरकार को रेवेन्यू हो ही रहा है। तो मेरे ख्याल से रेवेन्यू आएगा, सरकार को हर तरीके से आएगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करूंगा आप ही की बात से। आपने हाईवे बना दिया, आपने PLI देके आपने केपेक्स से हाईवे बना दिया, आपने उसके बाद ग्रीन एनर्जी से जो है EV व्हीकल्स भी तैयार कर दिए, आपने अच्छी से अच्छी सड़क बना दी, आपने प्रोविजनिंग कर दी, लेकिन अल्टीमेटली अब वो आम आदमी है जो उस पे गाड़ी लेके चलेगा, जब उसको वो बेनिफिट मिलेगा। तो GST से कलेक्शन होगा। देखिए सरकार का फिस्कल डेफिसिट जो है इस बार का उन्होंने 4.4 तय किया है, जो कि वो 4.5 भी कर सकते थे एज अगेंस्ट 4.8 जो हमारा लास्ट ईयर था। लेकिन उन्होंने 4.4 इसलिए तय किया क्योंकि 4.4 उनको अचीवेबल लग रहा है। जबरदस्ती में हमको ये दिखा के कि हम अपने जो है किसी भी तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर को मैच करेंगे या हम बोरोइंग बढ़ाएंगे, रादर देन यू आर एबल टू अचीव व्हाट इज केपेबिलिटी ऑफ अचीव होगा। और ऐसा नहीं है सर कि ये देयर बी बजट्स इसके बाद, और इसका एक रिपल इफेक्ट इन अ पॉजिटिव सेंस होगा
कि जब आपका कंजम्पशन साइकिल घूमेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आपकी स्टेपल्स में हो, चाहे वो ऑटो में हो, जैसे आपने शुरू में कहा था क्रेडिट को पे करें, पर्सनल लोन करें, बैंक में जमा करें, डिपॉजिट्स की आज की डेट में कमी है, म्यूचुअल फंड में लगाए। इन एनी केस आपकी इकोनॉमी के पहिए हर तरीके से घूमेंगे और बहुत तेज घूमेंगे। वो जी। जरूरी नहीं है तो कि वो बड़ा पैसा दे के करके ही होगा। प्लस एक जी चीज मैं इसमें और ऐड करूंगा, जो आपने बीच में बात करी थी कि जो कुछ साल पहले यूएस में हुआ था, तो स्टार्टअप्स का आज भी हमारे यहाँ बहुत स्कोप है और कितने 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स आज हम प्रमोट कर, और इस साल के बजट में भी एक हाई कैपेसिटी स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो एवरीथिंग विल गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ, तो ताकि भविष्य और हमारी अगली जनरेशन बहुत बेहतरी से जो है जीवन व्यतीत कर सके। उसके पास मौके हैं, वो जो करना चाहे, प्रोडक्टिव करना चाहे वो कर सके और उसमें अपना जीवन जितना तेजी से आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सके। सरकारों के पे कमीशन पर उसका जिंदगी ना निर्भर हो कि आज एक सैलरी बढ़ी तो अब शायद 7-8 साल बाद बढ़ेगी, 10 साल बाद बढ़ेगी, वो ना हो। हर साल बढ़े, सब लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ये मुहावरा भी हमारी समाज का है, होना भी चाहिए। तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों हम बस ये कहना चाहेंगे कि अभी तो पहली चर्चा शुरू हुई है विवेक जी के साथ फाइनेंस पे। हम फाइनेंस और मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट नाम की जो ये इतना बड़ा विशाल सेक्टर है जिससे सबका जीवन चल रहा है, उस पर विवेक जी की एक्सपर्टीज हम बार बार लेते रहेंगे और इनको इनवाइट करते रहेंगे। और इसके लिए क्या कहते दैट हैं, वुड बी आप उससे एब्सोल्युटली रिक्वेस्ट माय करके माय प्लेजर, बिल्कुल मेरा जी, जी दैट वुड बी इसके लिए एब्सोल्युटली माय दर्शकों से प्लेजर रिक्वेस्ट एंड हम करके लोग वीडियो रेगुलर लाइक करें। रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या विचार है। और विवेक जी इसी आशा के साथ कि दोबारा आपसे जरूर यहाँ जल्द से जल्द मुलाकात होगी। तो आज की चर्चा के समापन करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर बहुत बहुत नमस्कार।